नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 14 मई को 10 ग्राम सोने का भाव 1,62,000 हो गया। 1,62,000 के भाव पर सोना कौन खरीद रहा है? वो लोग तो बिल्कुल नहीं जो गैस का सिलेंडर नहीं मिलने पर शहर छोड़कर गांव चले गए। वो भी नहीं जिन्होंने कमर्शियल सिलेंडर 3,000 से अधिक होने पर अपनी दुकानें बंद कर दी। शायद वे भी नहीं जो होम डिलीवरी के सेक्टर में जी तोड़ मेहनत करते हैं। इस तबके के लोग तो सोना थोक में खरीद ही नहीं सकते। फिर सोना कौन खरीद रहा है? भारत के प्रधानमंत्री से आप कुछ भी उम्मीद ना करें, यह आपकी समस्या है। लेकिन जब वे देश से अपील कर रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, तो उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 1.5 साल में किस कैटेगरी के लोगों ने 1 लाख से ऊपर के भाव पर सोना खरीदा है, कितना सोना खरीदा है, उनकी संख्या कितनी है। असली गेम यहां है। अपील उनसे की जा रही है जो सब्जी खरीदने तक का हिसाब अपनी डायरी में लिखते हैं और उनके बारे में बताया भी नहीं जा रहा, जो एक ही बार में 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का सोना खरीद लाते हैं। यह भारत का रुपया है। आपको मैं सितंबर 2024 की छपी हुई खबर दिखा सकता हूं कि एशिया के 48 देशों में पहले नंबर पर बांग्लादेश का टाका और दूसरे पर भारत का रुपया सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। सितंबर 2024 की खबर। जनवरी 2025 की खबर दिखा सकता हूं कि दक्षिण एशिया के देशों में भारत की मुद्रा सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। और आपको फरवरी 2025 की खबर दिखा सकता हूं कि भारत का रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है। उस समय $1 का भाव 87 रुपए 58 पैसे हो गया। आपको आज की 14 मई की खबर दिखा सकता हूं। CNBC ने लिखा है कि भारत का रुपया पूरी दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। अगर युद्ध के कारण संकट आया है तो भारत का ही रुपया दुनिया भर में सबसे खराब प्रदर्शन क्यों कर रहा है? 28 फरवरी के बाद वैश्विक संकट के कारण समस्या विकराल जरूर हुई, लेकिन 2 साल से रुपए की गिरावट को लेकर सीरियस हंगामा है। बल्कि उसके पहले से ही, जब रुपया 70 के पार चला गया। इस सवाल पर हम लौट कर आएंगे, लेकिन इस समय जो देश में ड्रामा चल रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। जिनसे देश के लिए कुछ ना हो सका, वो देश के लिए कुछ करने के नाम पर 5 कारों की जगह 2 कारों से चलने लगे हैं। कितना त्याग करने लगे हैं। 19 अप्रैल 2017 को मोदी सरकार ने लाल बत्ती पर बैन लगाया। खूब हेडलाइन मची कि देश में वीआईपी संस्कृति पर हमला हुआ, वीआईपी संस्कृति खत्म हो गई। जनता की आंखों में धूल झोंकी गई। जनता ने काजल समझकर लगा लिया। उस जनता को दिखा ही नहीं कि अगर वीआईपी संस्कृति खत्म हो गई थी तो ये कौन से वीआईपी बच गए थे जो 10, 20, 50 कारों का काफिला लेकर चल रहे थे। मंत्री से लेकर बीजेपी के साधारण नेताओं के काफिले के वीडियो आपने देखे होंगे। अब वही लोग 10 कारों की जगह 2 कारों से चलने का फैसला कर रहे हैं। महान बता रहे हैं। गोदी मीडिया बता रहा है कि देश के लिए त्याग कर रहे हैं। क्या कोई बताएगा कि 11 मई के पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपालों के काफिले में कितनी कारें चला करती थीं और उनका सालाना खर्चा कितना है? इसलिए इसे मैंने ड्रामा कहा। लाल बत्ती हटाकर वीआईपी संस्कृति खत्म करने का दावा एक अलग ड्रामा था। अब 2 कारों से चलने का फैसला देश के लिए कुछ करने का नया ड्रामा बन गया है। जो सरकार मेडिकल की प्रवेश परीक्षा बिना चोरी के नहीं करा सकती, उसके मंत्री कारें घटाकर त्यागी बन रहे हैं। अखबारों में क्या हो रहा है? कोई यह नहीं बता रहा कि 12 साल से एक ही व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी क्यों है? कमियों को गिनाना ना पड़ जाए, इसलिए सारे मिलकर उपाय सुझा रहे हैं और उपाय सुझाने के नाम पर विश्लेषण का पन्ना भर रहे हैं। उपाय सुझाने वाले लेखों से सावधान रहिए। ये अनंत नागेश्वरन हैं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार,
इनके बयान के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने 13 मई 2026 को लिखा, रुपए को अब और गिरने से बचाना होगा, सरकार की बड़ी प्राथमिकता होगी। कब कह रहे हैं ये बात? जब 12 मई को $1.95 पर पहुंच गया। 5 महीने पहले जब $1.90 का हुआ, तब यही अनंत नागेश्वरन क्या कह रहे थे? तब कह रहे थे, मैं इसे लेकर अपनी नींद नहीं खोना चाहता। जब डॉलर का भाव 90.21 रुपए पर था, तब तो ये चैन की नींद सोना चाहते थे। क्या 95 रुपए के भाव पर कोई अलार्म लगा है, जिसके बजते ही उन्हें रुपए को गिरने से बचाने का ध्यान आ गया? रुपए के गिरने का हंगामा तो तब से हो रहा है जब $1.70 का हो गया, लेकिन 2024 के बाद से इसे लेकर गंभीर बहस होने लगी। 2 साल से अधिक समय से रुपया गिरता जा रहा है। सरकार ने कभी इन सवालों की परवाह नहीं की कि रुपया 2024 में गिरा, 25 में गिरता रहा, 26 में भी जारी है। गोदी मीडिया के कारण रुपए की खराब हालत की सूचना जनता के बीच नहीं पहुंची, लेकिन कमजोर होते रुपए के कारण महंगाई के रूप में उसके घरों तक संकट जरूर पहुंच गया। अब युद्ध के बहाने रुपए के गिरने पर बयान दिए जा रहे हैं। सवाल है, अगर युद्ध नहीं होता क्या तब भी रुपया इतना नहीं गिरता? तब भी तो गिरता जा रहा था। 22 दिसंबर 2025 को CNBC की वेबसाइट पर नोमुरा और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट छपी है। इसमें अमेरिका के साथ ट्रेड डील के विवाद और भारत के बाजार से विदेशी निवेशकों की रवानगी को कारण बताया गया है और आशंका जताई गई है कि मार्च 2026 तक भारत का रुपया 92 के नीचे जा सकता है। लेकिन भारत का रुपया तो उसके पहले ही जनवरी 2026 में 92 पर पहुंच गया और मार्च में रुपया 95 पार कर गया। बार बार याद दिला रहा हूं कि सितंबर 2024 से ही रुपए के गिरने को लेकर लिखा जाने लगा था कि यह अच्छा संकेत नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ, लेकिन उसके एक हफ्ता पहले ही रुपए का भाव 90.95 पर पहुंचा और रिपोर्ट थी कि RBI डॉलर बेच रहा है ताकि एक्सचेंज रेट को संभाला जा सके। 14 फरवरी को फिच रेटिंग एजेंसी ने कहा कि रुपया साल के अंत तक 93 तक पहुंच सकता है। मार्च में ही हिंदू बिजनेस लाइन के गुरुमूर्ति के की रिपोर्ट आई कि आने वाले महीनों में रुपया 95.30 के पार जा सकता है। उस समय रुपया 93.98 के रेट पर चला गया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में रुपया 95 के पार नीचे चला गया। 1 अप्रैल 2026 को ब्लूमबर्ग ने कहा कि 100 के पार भी जा सकता है। जब आप पुरानी खबरों को इस तरह से जोड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत का रुपया 2024 के पहले से ही कमजोर होने लगा था। यानी युद्ध से पहले सरकार को 2-2.5 साल का वक्त मिला और इस दौरान मोदी सरकार रुपए के गिरने को नहीं रोक पाई, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बुनियादी समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी थीं। इस असफलता को छिपाने के लिए युद्ध के बाद के वैश्विक संकटों का जाप बार बार किया जा रहा है। हमारे कारण नहीं, वैश्विक संकट के कारण रुपया गिर रहा है। मार्च के महीने में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा कि भारत का रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, जवाब में वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। देर रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 2-3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं,
फिलिपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा। जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? धर्मेंद्र यादव ने 30 मार्च को यह सवाल पूछा था, जिस दिन पहली बार रुपया 95 के पार गया। अब आप सुनिए कि धर्मेंद्र यादव के सवाल का जवाब वित्त मंत्री किस आत्मविश्वास से दे रही हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूं 2 महीने पहले तक एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है? इसका जवाब यही है, भारत के प्रधानमंत्री के साख ऊपर है। ये लोग उसको पचना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जबकि भारत उठाए मगर जवाब जब देती हो सुनना चाहिए, लिसन टू द आंसर। सर, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सर, रुपये के एक्सचेंज रेट के ऊपर अगर इतना चिंता है, मैं इनसे याद दिलाना चाह रही हूँ, बाकी सब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जब नीचे गिर गए और फ्रजाइल 5 में हम आ गए थे, वो समय रुपये के ऊपर चिंता हमारे ओर से हम जताया। मगर आज जब फंडामेंटल सब ठीक ठाक है और दुनिया में इतना चल रही है और हर देश के करेंसी ऊपर नीचे जा रही है, इनको सिर्फ एक विषय इनको पकड़ करके हमारी इकोनॉमी को, हमारे देशवासियों का कृषि को, हमारे देशवासियों का मेहनत को अंडरमाइन करने के लिए हमारी ऑपोजिशन अगर है वो ठीक नहीं है। यह जवाब कब का है? 30 मार्च का, जब पहली बार रुपया 95 के पार गया। वित्त मंत्री कह रही हैं कि रुपया गिर रहा है सिर्फ एक विषय को पकड़कर, अर्थव्यवस्था की कामयाबी को कम किया जा रहा है। उनके लिए रुपए का गिरना सिर्फ एक विषय है। आपने नोट नहीं किया क्योंकि जनता धर्म के नाम पर गर्व करने में लगा दी गई थी। गर्व करो, उसे उसका अपना हाल नहीं दिख रहा कि 12 साल में उसकी आर्थिक तरक्की कितनी हुई। जब रुपया 95 के पार जा रहा है तब वित्त मंत्री दावा कर रही हैं कि इकोनॉमी के सारे फंडामेंटल्स ठीक हैं और तब भी रुपया गिर रहा है। उस समय भी खबरें छप रही थी कि रुपया गिरता जा रहा है। 22 मार्च की मनोजीत साहा और अंजलि कुमारी की यह खबर है। लिखा है रुपया 93.72 पर पहुंच गया। यह तब है जब रुपए की गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने फॉरेक्स बाजार में डॉलर बेचे। कुछ डीलरों से बात कर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने 4 अरब डॉलर बेचे, तब जाकर 23 मार्च को रुपया 93.72 पर टिका, नहीं तो 95 पर पहुंच जाता। इसके बाद भी रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद एक हफ्ते बाद ही रुपया 95 पार कर गया। न्यूज लॉन्ड्री में विवेक कौल ने लिखा है कि सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पीछे असली कारण है डॉलर की समस्या, जिसके कारण रुपए पर बहुत दबाव पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का तकरीबन सारा सोना आयात करता है, तेल का 90% हिस्सा आयात करता है, प्राकृतिक गैस, खाने वाले तेल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इनपुट भी बड़ी मात्रा में
आयात होते हैं, इन सब का भुगतान डॉलर में किया जाता है। इसमें आप चीन के साथ भारत के 112 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को भी जोड़ लीजिए। चीन से आयात पर भारत की निर्भरता इन 12 वर्षों में बढ़ती चली गई। इसका मतलब है भारत में निर्यात लायक उत्पादन नहीं हुआ, उनकी गुणवत्ता भी वैसी नहीं थी। इसके अलावा युद्ध, हुर्मुज, तेल के दाम, इन सब के कारण होता यह है कि जिस समय पर डॉलर की मांग बढ़ रही है उसी समय पर डॉलर के आने की उम्मीद कम होती जा रही है। इसी वजह से रुपया दबाव में है, रिजर्व बैंक को अपना फॉरेक्स बेचना पड़ रहा है। यह सब विवेक कौल कह रहे हैं। इन बातों का यही तो मतलब है कि 12 साल में तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा सके, खाद्यान्न तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सके, आयात पर निर्भर होते चले गए, मेक इन इंडिया फेल हो गया। पिछले 12 साल की असफलताओं का ढेर लग गया और उसी ढेर से रुपया लुढ़कने लगा। 2 महीने नहीं, 2 साल बाद 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं विदेशी मुद्रा बचानी है, डॉलर बचाना है, लोगों को विदेश यात्राओं पर नहीं जाना होगा, सोना नहीं खरीदना होगा, वर्क फ्रॉम होम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले इसका जवाब देना चाहिए कि रुपए के गिरने को लेकर 2013 में जो कहा करते थे उनकी समझ में कुछ बदलाव आया है या नहीं, या तब उन्हें कुछ पता नहीं था और अब भी उन्हें कुछ पता नहीं। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक, और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंचा। उस समय लोगों को लगा होगा रुपए की कितनी समझ होगी, मनमोहन सिंह तो समझने के लायक भी नहीं। अब क्या लग रहा है पता नहीं। चुनाव जीतना और अर्थव्यवस्था को मैनेज नहीं कर पाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अर्थव्यवस्था को बिना मैनेज किए हुए भी धर्म की राजनीति आपको चुनाव जितवा सकती है। दशकों में आम बचत न्यूनतम स्तर पर है भारत में, बेहद कम सैलरी की नौकरियां मिल रही हैं, सैलरी बढ़ नहीं रही। लेकिन घर घर में आपको धर्म की राजनीति के एक्सपर्ट मिल जाएंगे। कोविड के समय जब विपक्ष आरोप लगा रहा था भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए संकट में है क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां भी फेल रही हैं, केवल ग्लोबलाइजेशन कारण नहीं है, तब प्रधानमंत्री मोदी नेहरू का एक बयान ले आए। फरवरी 2022 का उनका यह बयान आप चाहें तो अब मनोरंजन के लिए सुन सकते हैं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था
तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। इस बयान को चलाकर लोग प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं, आपने क्या हाथ खड़े कर दिए जो अपील कर रहे हैं? रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? इसके कारणों को दो हिस्सों में बांटकर देखा जाना चाहिए। युद्ध के पहले 2-2.5 साल से क्या हो रहा था और युद्ध के बाद 2 महीनों में क्या हुआ। अगर युद्ध कारण है तब फिर अमेरिका के आगे इतनी चुप्पी क्यों? क्या सरकार ने अमेरिका की आलोचना की कि उसके नाजायज युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई? भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर गुवाहाटी जाते हैं असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में, यानी जब संबंध इतने मधुर हैं कि अमेरिका के राजदूत शपथ ग्रहण समारोह में जाने लगे हैं, तो कम से कम उसके बदले टैरिफ से लेकर तेल और गैस की सप्लाई में उस अमेरिका ने क्या मदद की, यह भी बता दीजिए। यही विदेश नीति की असफलता है। लेकिन हम बात आर्थिक नीति की असफलता की कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा रूस से तेल लेना बंद कीजिए, बंद कर दिया। उसके पहले दलीलें दी गईं, देश हित में जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा भारत खरीदेगा। अमेरिका ने जैसे कहा खरीदना बंद हो गया। अब क्या हो गया है? रूस तेल देना चाहता है और भारत तैयार नहीं। क्या अब भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदने का साहस नहीं दिखाना चाहिए? रॉयटर्स में कृष्णन दास और निधि वर्मा की रिपोर्ट है कि एलएनजी की कमी होने के बावजूद भारत ने रूस के एक टैंकर से एलएनजी लेने से मना कर दिया, जबकि अप्रैल से ही यह टैंकर भारत की तरफ आ रहा था। सूत्रों के हवाले से लिखी गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसे लेकर स्पष्टता नहीं थी कि किस कार्गो से गैस ले सकते हैं। जिस दिन रॉयटर्स की रिपोर्ट आई उसी दिन ब्लूमबर्ग में आई यह रिपोर्ट बता रही है कि फर्टिलाइजर से लदा हुआ एक टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा था उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। अप्रैल में टेंडर जारी होने के बाद टैंकर की बुकिंग की गई थी, लेकिन शक हो गया कि शिपमेंट ईरान से जुड़ा हो सकता है, इसलिए कैंसिल कर दिया गया। तो इतना डर है अमेरिका का। एक तरफ अमेरिका के दबाव में ईरान और रूस के टैंकर लौटाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह भी रिपोर्ट आ रही है कि भारत ने अमेरिका से मांग की है कि रूस के तेल पर मिली छूट की मियाद बढ़ा दी जाए। ब्लूमबर्ग में रुचि भाटिया, राकेश शर्मा ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है, सब कुछ सूत्रों के हवाले से। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे।
जूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? 2025 के साल को याद कीजिए। उस साल मांग घटने लगी तो जीएसटी की दरों को घटाने की मांग बढ़ने लगी। राहुल गांधी ने उसके पहले से कितनी बार कहा, जीएसटी के कारण चीजें महंगी हो गई, दुकानदार से लेकर खरीदार दोनों तबाह हो गए। भारत में खपत इसलिए घटी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं बचा। मगर सरकार उनकी बातों का मजाक उड़ाने लगी, गोदी मीडिया उनकी आलोचना करने लगा। दिवाली से जीएसटी की रेट कम होनी थी और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2025 को ही लाल किले से कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने तभी खरीदना कम कर दिया क्योंकि रेट कम होने वाले थे। कंपनियों के हाथ पांव फूल गए और जनता यह सब भूल गई। जीएसटी में जो सुधार हुआ उसका क्या असर हुआ? अगर बहुत बड़ा असर हुआ होता तो आज तक इसकी रिपोर्ट छप रही होती। उसकी चर्चा ही बंद हो चुकी है क्योंकि सरकार चुनाव जीत रही थी और राहुल गांधी चुनाव हार रहे थे। आज तक राहुल गांधी जीएसटी को मुद्दा बनाते हैं मगर व्यापारियों का समर्थन उन्हें नहीं मिला। इसके बाद भी जीएसटी और नोटबंदी उनके भाषणों में एक बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू कर दी और देश में जो भी छोटी छोटी कंपनियां थी, कारखाने थे, इंडस्ट्री थी, उन सारों को जानबूझ के नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, मार दिया। नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए कुछ नहीं करते, 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं और पूरा का पूरा फायदा या नरेंद्र मोदी को जाता है या फिर बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के संगठन को जाता है। हेडलाइन से जनता मैनेज हो जाती होगी मगर देश मैनेज नहीं होता। हम 2025 की बात कर रहे हैं। उसी साल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत का खेल समझ लिया, यहां के मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। एक साल में 19.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 1,80,000 करोड़ रुपया निकाल ले गए। इस साल के 4 महीने में ही इतना निकाल चुके हैं। लेकिन पैसा तो वे युद्ध के पहले से निकाल रहे थे। तब घरेलू सांस्थानिक निवेशक डीआईआई और म्यूचुअल फंड ने विदेशी निवेशकों की जगह पैसा लगाकर भारत के बाजार को कुछ हद तक संभाला, गिरने से बचाया। लेकिन लगता है अब उनकी भी क्षमता नहीं बची। सरकार ने विदेशी निवेशकों के निकलने के सवालों को भी ठोकर मारकर उड़ाया था क्योंकि वह चुनाव जीत रही थी और जिसके चुनाव जीतने पर वोट चोरी से लेकर वोट काटने तक के तमाम आरोप लग रहे थे। निर्मला सीतारमण का वह बयान याद कीजिए कि हमारे लिए विदेशी निवेशक उतने मायने नहीं रखते। FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. विदेशी निवेशक भारत को निवेश लायक नहीं समझ रहे और वित्त मंत्री कह रहे हैं परवाह नहीं। एक और बात आपने नोट की होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी निवेशकों से अपील क्यों नहीं की कि आप भारत में पैसा लगाइए, निकाल कर मत ले जाइए, भारत के सारे फंडामेंटल्स ठीक हैं। विदेशी निवेशकों से अपील नहीं करते और भारत की अनजान और आम जनता से अपील की जा रही है, आप लोग आगे आइए, विदेशी मुद्रा बचाइए, तेल कम खाइए, तेल कम भराइए, विदेश मत जाइए। जो लोग विदेशी मुद्रा यानी डॉलर निकाल कर जा रहे हैं, उनसे लौटकर आने की अपील क्यों नहीं की जा रही? लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो,
हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। युद्ध ने सरकार को बहुत बड़ा अवसर दिया है, संकट से हाथ खड़े करने का अवसर, कि उसके कारण यह संकट नहीं है, युद्ध के कारण है। गोदी मीडिया आपको समझा देगा और आप गर्व करते रह जाएंगे। 12 साल से गर्व करने का एक फायदा तो हुआ कि नुकसान होने पर भी आपको पता नहीं चलता, इसलिए गर्व करते रहिए। जब जनता को 20 साल बाद गर्व करने से फुर्सत मिलेगी, तब पता चलेगा भारत में उच्च शिक्षा का हाल कितना बुरा है। जो लोग भारत में धर्म के नाम पर गर्व करने में लगे हैं, वही लोग अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं और डॉलर भेज रहे हैं। कुछ देशभक्ति का काम इन माँ बाप को भी मिलना चाहिए, कहना चाहिए कि आप अपने बच्चों को बुला लीजिए, डॉलर बचा लीजिए। हम आपको उनकी संख्या बताकर दुखी नहीं करना चाहते जो 12 साल में भारत की नागरिकता को नमस्कार कर विदेशों में बस गए और जनता को मुसलमानों से नफरत करने के लिए नागरिकता का मुद्दा थमा गए। हम भारत की अर्थव्यवस्था की बदहाली के कारणों की ही बात कर रहे हैं। हिंदू बिजनेस लाइन ने एक विश्लेषण किया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 फरवरी को 728.5 बिलियन डॉलर था, 1 मई को घटकर 690.7 बिलियन डॉलर हुआ। लेकिन हंगरी और चिले भी तेल और गैस के आयात पर निर्भर देश हैं। इनका विदेशी मुद्रा भंडार 1.3% और 1% कैसे बढ़ गया? तेल और गैस के आयात पर निर्भर रहने वाले ताइवान और पेरू के विदेशी मुद्रा भंडार में भारत जितनी गिरावट नहीं आई, उनकी गिरावट मामूली रही। विश्लेषणों के बीच बीच से इस तरह की जानकारी छान कर लाया हूं, तब आपको दिखा रहा हूं कि सरकार बताते वक्त क्या क्या नहीं बताती है। युद्ध के कारण संकट विकराल हुआ है, मगर संकट तो युद्ध के कई साल पहले से आने लगा था। 2025 में भी तो भारत का शेयर बाजार नेगेटिव रिटर्न देता रहा, इसे आप कैसे भूल गए? सितंबर 2024 में निफ्टी 50 26,277 पर पहुंचा। 2 साल में वहां से 5 से 10% नीचे आ गया। बिजनेस स्टैंडर्ड में सामी मोदक की रिपोर्ट है कि ग्लोबल मार्केट कैप में भारत का हिस्सा 3% से नीचे आ गया है, जबकि मार्केट जब अपने शीर्ष पर था तब ग्लोबल मार्केट वैल्यू में उसका हिस्सा 4.73% था। कुछ भी 28 फरवरी के बाद अचानक नहीं हुआ, लेकिन गोदी मीडिया ठेल ठेल कर यही समझाएगा सब कुछ 28 फरवरी के बाद से हुआ। वैश्विक संकट आया है। क्या आपने मोदी सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का विश्लेषण पढ़ा? क्विंट में छपा है। आप जिन अखबारों को पढ़ते होंगे उसमें शायद ही सुभाष चंद्र गर्ग का लेख छपे, क्योंकि वे सरकार के हर दावों का गुणगान नहीं करते हैं। सवाल और आलोचना को हटाते हटाते भी अब अर्थव्यवस्था की सच्चाइयां छिपाई नहीं जा रही। क्विंट में पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया कि 2025 में भारत का स्टॉक मार्केट सबसे खराब बाजारों में रहा है, सबसे खराब, जबकि दुनिया के दूसरे बाजारों में तेजी देखी गई। 2026 में भी भारत का शेयर बाजार पीछे दिखाई दे रहा है। गर्ग का कहना है कि भारत का स्टॉक मार्केट घटे हुए रिटर्न के लंबे दौर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि भारत का कॉरपोरेट निवेशकों को उत्साहित नहीं कर रहा। भारत की लिस्टेड कंपनियां जमे जमाए प्रोडक्ट बेचती हैं, इनका मार्जिन कम होता है, स्टेबल होता है। भारत के आईटी और स्टार्टअप सेक्टर का हाई ग्रोथ एज चला गया है। एआई, चिप और एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में भारत की कोई खास भूमिका दिखाई नहीं दे रही। 2019 के बाद से कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी में रियायत दी गई, लेकिन उससे कुछ समय के लिए फायदा हुआ, मगर जो बढ़त मिली थी वो अब खत्म हो चुकी है। छूट देने की अब कोई गुंजाइश भी नहीं बची। बाजार में रिस्क लेने की क्षमता खत्म होती जा रही है। एक समय पर एसआईपी, रिटेल एप्स, गोल्ड फंड वगैरह के कारण बाजार में तेजी आई, लेकिन 2025 से अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत के बाजार से 3.6 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं।
निर्यात कमजोर, आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही, फॉरेक्स पर दबाव बढ़ रहा और वित्तीय कमजोरियां दिखाई देने लगी। जीडीपी के दावे भरोसे के लायक नहीं रहे, इसलिए अब स्टॉक मार्केट में फिर से तेजी दिखाई देने के आसार कम होने लगे हैं। भारत को इस वक्त अगर डॉलर ही डॉलर चाहिए, तब फिर निर्यात पर रोक क्यों लग रही है? 30 सितंबर तक कच्ची, रिफाइंड, सफेद चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। क्या इसलिए कि गन्ने से एथेनॉल बनाने की तैयारी चल रही है? भारत चीनी के सबसे बड़े निर्यातकों में से है, ब्राजील के बाद नंबर आता है और निर्यात पर बैन लगा रहा है। क्या अब उसे डॉलर नहीं चाहिए? आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को मतदान हो रहा था। उस दिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट आई कि तेल मार्केटिंग कंपनियां भयंकर घाटे में जा रही हैं, इसीलिए चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम में 25 से 28 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने तुरंत ही इसे फेक न्यूज बता दिया, कहा हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। अब उदय कोटक कह रहे हैं हमें सबसे खराब स्थिति के लिए भी खुद को तैयार कर लेना होगा। उदय कोटक ने अब क्यों कहा कि हमें आने वाले खतरे के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए? खतरा क्या चुनाव जीतने के बाद नजर आया या 2 साल पहले से नजर आने लगा था? महंगाई आम जनता को लूटने आ रही है। मार्च महीने में थोक मूल्य महंगाई दर 3.88% थी। अप्रैल में थोक मूल्य महंगाई दर 8.30% हो गई है। 3.5 साल में उच्चतम स्तर पर है। इस रफ्तार से महंगाई आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। खुदरा महंगाई 14 महीनों में सबसे अधिक स्तर पर है। बिजली और ईंधन की महंगाई दर में अप्रैल के महीने में 24.71% की वृद्धि हुई है। इन सब का असर उन तमाम चीजों पर पड़ेगा जिनका उपभोग आप करते हैं। 14 मई को $1.95.85 का हो गया, अब 96 रुपए पर पहुंचने की बात होने लगी है। बात करते करते भारत की अर्थव्यवस्था अपनी जगह से और नीचे फिसल जाती है। हमारा वीडियो लंबा होना ही है। अगर हम पहले की बातों को जोड़कर नहीं बताएंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ और क्या नहीं किया गया और कितना कुछ छुपा लिया गया। सवाल यह होना चाहिए कि 2021 से 25 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं पर 460 करोड़ से अधिक खर्च किए। किस बात के इतने खर्च हुए? उन विदेश यात्राओं का नतीजा क्या निकला, इस पर बहस होनी चाहिए। मगर चर्चा इस पर चलाई जा रही है, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को कौन फंड कर रहा है? पैटर्न वही है, लाल बत्ती पर बैन तो वीआईपी संस्कृति खत्म करने का हंगामा, फिर 100 कारों के काफिले का ऐश और कुछ समय के बाद 10 कारों को घटाकर देश के लिए त्याग का जलवा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।